हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनीता सिन्हा और आप सब देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुनीता सिन्हा हिंदी क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। स्टूडेंट्स, इन दिनों हम आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आदर्श यादव का सवाल लिए हैं। वो उनका है कि मैम संज्ञा का डिटेल वीडियो बनाए प्लीज। तो आज इन्हीं के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हम आज का वीडियो शुरू करें। तो संज्ञा बताने से पहले हम ये पॉइंट्स नोट करके रखे हैं कि ताकि समय आप लोग का उतना ना लगे कि संज्ञा पढ़ाने में हमको किन किन पॉइंट्स पर आप लोग को बताना है। पहला है संज्ञा की उत्पत्ति। अब संज्ञा जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, कहाँ से ये संज्ञा शब्द आया, उसकी उत्पत्ति, संज्ञा शब्द का निर्माण, संज्ञा शब्द जो बना ये कैसे बना संज्ञा शब्द, और संज्ञा शब्द का अर्थ कि संज्ञा शब्द का अर्थ क्या है। पहला तो ये बताएंगे। दूसरा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है परिभाषा। उसके बाद हम संज्ञा की परिभाषा के बारे में जानेंगे। तीसरा है संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे। चौथा है संज्ञाओं का प्रयोग, संज्ञा शब्द का प्रयोग कैसे होता है, किस रूप में होता है। पांचवा है संज्ञा का रूपांतर, यानी संज्ञा शब्दों का रूपांतर कैसे होता है, कैसे ये शब्द परिवर्तित हो जाता है, किन किन रूपों में परिवर्तित होता है। छठा है संज्ञा शब्द की पहचान, संज्ञा शब्द को हम कैसे पहचानेंगे, अगर वाक्य में दिया हुआ है तो संज्ञा शब्द को हम कैसे पहचानेंगे। सातवां है संज्ञा के कार्य, संज्ञा का कौन कौन सा कार्य है। आठवां है अन्य आधार पर भेद, ये तो संज्ञा के भेद हो गए लेकिन अन्य आधार पर भी इसका हम वर्गीकरण कर देते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और नाइन्थ लास्ट है किन किन शब्दों से निर्माण होता है, यानी किन किन शब्दों से संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। तो ये 9 पॉइंट्स है हमारा जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा की उत्पत्ति। पहले संज्ञा की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो जब हिंदी भाषा हुआ तो सबसे पहले वर्ण बना और वर्णों के मेल से ही शब्द बनता है। वर्णों का कैसा मेल होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, अर्थात उन वर्णों का जो मेल है उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। वैसे शब्दों को ही शब्द कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं, यानी वर्णों का ऐसा मेल करें जिसका कि वो जिससे कि वो सार्थक हो, यानी उसका कोई अर्थ हो। तो वर्ण बन जाने के बाद फिर शब्द का निर्माण किया गया। किस शब्द का निर्माण किया गया, शब्द का निर्माण भी 4 आधार पे किया गया, उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे और प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर इसको प्रयोग के आधार पे जब शब्द का निर्माण होने लगा तो इसको 2 भागों में बांटा गया, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। अब देखिए ये जो 9 पॉइंट्स है इसको हम 2 पार्टों में बताएंगे, क्योंकि इतना पूरा बताते बताते वीडियो काफी लंबा हो जाता है। तो इसको हम 2 पॉइंट में बताएंगे। एक पॉइंट फर्स्ट पार्ट में हम 1 से 4 या 5 तक देखेंगे, जैसा होगा वैसा बताएंगे। ये हमारा है पार्ट 1, भाग 1, जिसमें कि अभी हम संज्ञा की उत्पत्ति बता रहे हैं। तो प्रयोग के आधार पे विकारी और अविकारी शब्द का निर्माण हुआ।
विकारी का मतलब है परिवर्तन, यानी कि इसमें ऐसे शब्दों का निर्माण किया गया जिसका कि रूप बदलता है। तो कौन कौन शब्द का रूप बदलता है बनाए, वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 शब्द ऐसे बनाए गए जिसका कि रूप बदलता है। इसलिए इन चारों जो शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जो शब्द बने ये परिवर्तनशील है, यानी ये परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तित किस कारण होते हैं? परिवर्तित होते हैं वो लिंग, वचन, कारक और काल। इन 4 कारणों की वजह से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया अपना रूप बदल देते हैं। जैसे लिंग में अगर देखें, लड़का, संज्ञा शब्द है लड़का, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है लिंग के अनुसार। पुल्लिंग में लड़का, स्त्रीलिंग में लड़की हो जाता है, रूप बदल लेता है। उसी प्रकार से वचन में एक लड़का है तो लड़का, और एक से अधिक हो गया, 2, 3, 4 ऑनवर्ड चला गया तो बहुवचन में आ जाएगा, तो हो जाएगा लड़के। उसी तरह से कारक में, कारक के 8 भेद हैं, उनका 8 का पहचान है, चिन्ह है, अपना प्रसर्ग है। तो जैसे लड़का ने, लड़कों को, लड़कों के लिए, लड़का का, के लिए या द्वारा, जो भी है इस तरह से बनता है। लड़का पर भी लग सकता है, लड़कों पे कई इल्जाम लगा है ना, इल्जाम लगने का आधार कौन है? लड़का है। तो इस तरह से वैसे शब्द विकारी शब्द में रखा गया जो अपना रूप बदल लेते हैं। रूप किस कारण बदलते हैं? लिंग, वचन, कारक और काल। अब क्रिया शब्द है, काल के अनुसार बदल जाता है। पढ़ता है प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में पढ़ेगा, पढ़ा था पास्ट टेंस में। तो इस तरह से इन चारों के कारण ये जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया अपना रूप बदल लेते हैं, इसलिए इनको विकारी शब्द कहते हैं। विकारी यानी परिवर्तित होने वाला, परिवर्तनशील जो है। अब ये है अविकारी शब्द। अ यानी नहीं, यानी इसमें वैसे शब्द रखे गए जो परिवर्तित नहीं होते हैं, यानी वो अपना रूप नहीं बदलते हैं, वैसे हर स्थिति में वैसे ही रहते हैं। वो कौन कौन से शब्द हैं? वो है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है और निपात। इसमें 5 है। क्रिया विशेषण है, संबंध, नाम लिख ही देते हैं, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधक, अब इधर ही लिख देते हैं, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। 5 हो गया। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक और निपात। 5 ऐसे शब्द हैं जो किसी भी स्थिति में अपना रूप नहीं बदलते। जैसे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता बतलाएगा। यानी अगर दौड़ रहा है कोई, दौड़ना क्रिया है, तो उसको हम बहुत तेज दौड़ती है, बहुत धीरे दौड़ती है, तो तेज और धीरे ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो तेज शब्द जो है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एक समान रहता है। राम तेज दौड़ता है, सीता तेज दौड़ती है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसे शब्दों को कहते हैं अविकारी शब्द। अब हम आ जाए अपने टॉपिक पे, संज्ञा। अब संज्ञा की उत्पत्ति हम देख लिए
कि उत्पत्ति कहाँ हुई, जब प्रयोग के आधार पर शब्द बनने लगा तो इसके आधार इसमें वैसे शब्द को रखा गया जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदलता हो और नहीं बदलता हो, यानी विकारी और अविकारी शब्द बना। तो विकारी शब्द में आ गया कौन कौन रूप अपना बदलता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चार जो है लिंग वचन कारक और काल के अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर देते हैं। अब है निर्माण। संज्ञा शब्द का निर्माण कैसे हुआ? संज्ञा शब्द का निर्माण हुआ, इसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा सम और ज्ञा, यानी सम और ज्ञा मिल करके संज्ञा शब्द का निर्माण हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें म है और यहाँ ज्ञा है, तो यहाँ अनुस्वार कैसे लग गया? तो आइए वो भी जान ले कैसे हुआ। तो ये संधि चैप्टर जो है उसमें एक नियम है। संधि कैसे होता है? संधि के लिए दो शब्द लेना होता है, एक शब्द ये हो गया और एक शब्द ये हो गया। पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलकर संधि करता और एक नया शब्द बना लेता है। तो संधि के नियम के अनुसार उसमें एक नियम है कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण जब म हो तो ये म जो है इस दूसरे वाले शब्द का जो पहला वर्ण है उसके पंचम वर्ण में बदल जाता है। यानी कि ये जो अब हम इसको देख लीजिए है क्या है, ये संयुक्त है, दो वर्ण इसमें मिला हुआ है। क्या क्या मिला हुआ है? ज और इया, ये दो वर्ण मिलकर के ज्ञ बना है। तो अभी हम बताएं कि संधि में एक नियम है कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण अगर म हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो रहता है उसका पंचम वर्ण में ये बदल जाता है। तो ज का पंचम वर्ण क्या होगा? ज किस वर्ग का है? च वर्ग का है। च वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? च, छ, ज, झ, इया, यानी कि ये इया में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब ये क्या लिखाएगा? स और इया, और यहाँ हो गया ज और इया। सॉरी यहाँ आ है तो हम इसको अच्छा चलिए यहाँ आ ही लिख देते हैं। ये हो गया, आ हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो इया है सॉरी इसमें भी तो हलन कर दो। ये जो इया है ये ज के पहले आ रहा है, तो हम अनुस्वार के नियम के अनुसार देखें कि अगर पंचम वर्ण अपने ही वर्ग के पहले आ जाता है तो वो पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि इया जो पंचम वर्ण है ये अपने ही वर्ग के पहले आया है, यानी कि अब ये क्या में परिवर्तित हो जाएगा? ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या लिखाएगा? अब ये अनुस्वार कहाँ आएगा? स के ऊपर लगा देंगे तो बन गया स। ये जो है अनुस्वार में परिवर्तित हो गया तो ये स के ऊपर लग जाएगा, और ज और यहाँ क्या है? ज्ञ बना हुआ है, ज्ञ में आ, ये बन गया ग में या। इस तरह से संज्ञा शब्द का निर्माण हुआ, संज्ञा शब्द बना। संज्ञा शब्द को विच्छेद करेंगे तो सम जोड़ ज्ञा, संधि के नियम के अनुसार ये म जो है अगर अपने ही वर्ग के पहले आ जाता है तो वो अनुस्वार में बदल जाता है। तो पहले हम देखेंगे कि ये जो म है अपने ही ज के पहले आया है, तो संधि के नियम के अनुसार ये म जो है ये ज का पंचम वर्ण में बदल जाएगा। पंचम वर्ण में बदल गया इया, और अगर पंचम वर्ण अपने ही वर्ग के पहले आता है तो वो अनुस्वार बदल जाता है। आप मेरा अनुस्वार वाला वीडियो देखिएगा तो यहाँ वो भी समझ में आ जाएगा। इस तरह से संज्ञा शब्द का निर्माण हो गया। अब है अर्थ। संज्ञा शब्द का अर्थ क्या है? संज्ञा शब्द का अर्थ है, संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा शब्द का मतलब होता है नाम। तो यहाँ हम लोग जान गए संज्ञा शब्द की उत्पत्ति, संज्ञा शब्द का निर्माण और संज्ञा शब्द का अर्थ। अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे। पहला वाला हो गया, दूसरा हो गया परिभाषा।
अब जब हम जान गए कि इसका मतलब होता है नाम, तो आप लोग ध्यान दीजिए, इस पृथ्वी पर कहीं भी दृष्टि दौड़ाइए, किसी भी चीज को देखिए, तो देखिएगा कि हर चीज का कोई ना कोई नाम है। हर चीज का नाम, भले हम वो चीज जानते हो या ना जानते हो। मान लिया हम जिस प्रदेश में हैं या जिस जगह हम हैं, मान लिया खाने का, जैसे बिहार में है लिट्टी और चोखा फेमस है यहाँ का, तो मान लिया कि अब हम चल जाए गुजरात या राजस्थान चल जाए, तो वहाँ के कुछ लोग नहीं जानते होंगे लिट्टी और चोखा क्या होता है। तो नाम हम जाने या ना जाने, लेकिन चीज है तो उसका नाम है। भले अब मान लिया हम विदेश में कोई ऐसा फ्रूट होता होगा वहाँ, जो कि उसका हम लोग नहीं जान रहे नाम, लेकिन ऐसा नहीं कि उस फ्रूट का नाम नहीं होगा। तो आप इस पृथ्वी पर देखिएगा, हर चीज का नाम है। कहीं भी आप दृष्टि दौड़ा लीजिए, कोई ऐसा चीज नहीं है कि बिना नाम का है। तो हम परिभाषा क्या दे सकते हैं इसका, कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार, जानवर, भाव, दिन या महीने आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। या फिर शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। थोड़ा विस्तार में हम बता दें, क्योंकि पृथ्वी पर जितने सारे चीजें, सबका तो नाम ही है। भाव का भी नाम है, विचार का भी नाम है, दिन का, महीने का, सबका नाम है, कोई ऐसा नहीं है। तो आपको जो अच्छा लगे अपना डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, या फिर और आगे बढ़ा सकते हैं तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, विचार, जानवर, दिन और महीने आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये इसकी हो गई परिभाषा। अब परिभाषा को हम थोड़ा एग्जाम्पल देके समझा देते, इरेज करते। परिभाषा तो जान गए, अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लिया एग्जाम्पल ले लिए कि, चलिए मेरा ही नाम ले लीजिए, सुनीता छात्रों को पढ़ाती है। ठीक है, सुनीता छात्रों को पढ़ाती है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, विनीता अपने जन्मदिन पर खुश है। ठीक है, गीता सुंदर है। चलिए इतना ही, तीन एग्जाम्पल दिए, 1, 2 और 3। अब इसमें देखिए कैसे कैसे शब्द है। सुनीता क्या है, संज्ञा शब्द है ना। छात्र क्या है, ये भी संज्ञा शब्द है। ये तो हो गया कारक का चिन्ह हो गया। पढ़ाती क्या है, ये क्रिया शब्द है। विनीता भी संज्ञा शब्द है, ये सर्वनाम शब्द है। जन्मदिन संज्ञा शब्द है, पर हो गया कारक का चिन्ह। खुश भी संज्ञा शब्द है, वो क्रिया का सहायक क्रिया है। ये पढ़ाती है, ये भी क्रिया है, सहायक क्रिया है। तीसरा में गीता संज्ञा है, सुंदर भी संज्ञा है। ऐसे कहेगा कि विशेषण भी है, तो संज्ञा शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और यहाँ सुंदर जो है ये भी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, आगे बताएंगे। ये सहायक क्रिया हो गया। 3 हम वाक्य लिए हैं जिसमें कि संज्ञा है, क्रिया है, कारक का चिन्ह है, सर्वनाम है, भाववाचक संज्ञा है, सहायक क्रिया। अब ये सुनीता जो है
नाम है, तो ये कैसा नाम है, ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस ये हो जाएगा किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, ठीक है। छात्र क्या है, छात्र जो है ये समूह को बता रहा है, समूहवाचक हो गया। छात्र, पढ़ाना तो एक क्रिया है, विनीता भी यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ये तो सर्वनाम है, यहाँ पे लिख देते हैं क्रिया है। जन्मदिन ये भी संज्ञा है, खुश भी है, ये भी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा हो गया। ये भी व्यक्तिवाचक, जन्मदिन बता रहा है तो ये संज्ञा है, कैसा संज्ञा है, दिन बता रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। अभी हम आगे भेद बताएंगे तो बताएंगे। ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। सुंदर क्या है, ये भी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। इस तरह से हम देखते हैं, अगर इन 3 एग्जाम्पल जो दिए उदाहरण, इस आधार पर हम देख रहे हैं कि संज्ञा को हम 5 वर्गों में बांट सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और 2 और है द्रव्यवाचक संज्ञा और जातिवाचक हो गया, जातिवाचक संज्ञा। तो इस आधार पे हम देखते हैं कि संज्ञा के कितने भेद हो गए, 5 भेद हो गए। कौन कौन हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी एक व्यक्ति का नाम पता चल रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। छात्र, छात्र क्लास में कितने होते हैं, थोड़े से छात्र होते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जातिवाचक संज्ञा भी होता है। समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक देख रहे हैं यहाँ पे नाम व्यक्ति का दिया हुआ है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। यहाँ समूह के बारे में पता चल रहा है, समूहवाचक संज्ञा है। यहाँ भाव का पता चल रहा है, भाववाचक संज्ञा है। और तो दूसरा एग्जाम्पल में रहता तो जाति और द्रव्य भी बता देते, जैसे कि पेट्रोल बहुत महंगा है, पेट्रोल क्या है, ये भी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। खैर, तो भेद क्या, भेद कितने हैं संज्ञा के, 5 भेद हो गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा। अब हम एक एक कर इन 5 को पढ़ेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिन आदि का पता चले, पुस्तक है, कोई भी किसी भी एक चीज का संज्ञा, तो हर चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन उसमें से किसी एक पर्टिकुलर का अगर हम नाम ले लेते हैं, किसी एक पर्टिकुलर का नाम ले लेते हैं, तब वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, जो भी है आदि का नाम ले, उसे का बोध होता है। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि व्यक्तिवाचक में सिर्फ एक ही विशेष पर्टिकुलर किसी का नाम रहेगा। जैसे कि मान लीजिए लड़का, ठीक है। अब लड़का से तो किसी एक लड़के का नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर हम लड़का में किसी एक का नाम ले लिए, रहीम, तो अब
अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इसीलिए इसका डेफिनेशन होता है कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, वस्तु में कुछ ले लीजिए, मान लिया कुर्सी है, वस्तु में जैसे ले लीजिए, अच्छा पशु में ले लीजिए, जैसे मान लिया पशु। अब पशु कहने से कुछ पता नहीं चल रहा, या पशु में अगर मान लिया घोड़ा बोले हैं, ठीक है, पशु में घोड़ा है। अब घोड़ा कहने से तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन घोड़ा में अगर हम राणा प्रताप के घोड़ा का नाम ले ले चेतक, तो अब ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। किसी एक घोड़े के बारे में अब हम बोल रहे हैं, व्यक्ति। पुस्तक मान लिया ले लीजिए, अब पुस्तक से पता नहीं चल रहा है कौन सा पुस्तक, अगर हम पुस्तक में रामायण का नाम ले लें तो अब ये पर्टिकुलर एक ही बुक के बारे में बताया जा रहा है ना। तो इस तरह से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, जानवर, पशु जो भी है, या तीन ही चीज, चलिए इतना लीजिए, किसी जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु आदि का पता चले या बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रहीम हो गया, चेतक हो गया, रामायण हो गया, और भी नाम है, किसी का भी नाम ले लीजिए, हो जाएगा। अब जगह का नाम है, स्थान का पटना ले लिए, तो पटना क्या हो गया, अब एक पर्टिकुलर स्थान का ही नाम ले रहे हैं हम, पटना, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। दिन में ले लिया, अगर मान लिया सोमवार ले लिया, दिन तो कितने दिन है, उसमें से अगर हम एक का नाम ले रहे हैं सोमवार, या जैसे एक एग्जांपल दिए थे जन्मदिन, तो वो दिन में एक विशेष दिन का बता रहा है कि कौन सा दिन, जन्मदिन, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। या फिर ऐतिहासिक जो युद्ध है या घटना है, उसके नाम को भी कहेंगे। जैसे कि मान लिया पानीपत की पहली लड़ाई लिख देगा, पानीपत की पहली लड़ाई। अब इसको भी, जो ये ऐतिहासिक युद्ध या घटना जो भी है, उसके नाम को भी हम संज्ञा कहेंगे। अब कहिएगा कि कैसे संज्ञा हो गया, इसमें पानीपत तो संज्ञा है, जगह का नाम ले लिया जाए, लड़ाई भी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा ही, भाववाचक आगे बताएंगे, तो ये भी संज्ञा है। तो और ये क्या है, पानीपत की लड़ाई एक वाक्यांश है। वाक्यांश क्या होता है, जो कुछ अर्थ बताता है। तो ये अर्थ क्लियर बता रहा है कि पानीपत की लड़ाई, कब की लड़ाई, पानीपत में जब पहली लड़ाई हुई थी, वो युद्ध के बारे में बता रहा है। तो ऐतिहासिक युद्ध या घटना को भी हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर नाम बता रहा है। ये इस तरह की संज्ञा को हम कहाँ बताते हैं, जब हम पदबंध जब हम पढ़े थे, तो उसमें बताए थे कि ऐसे शब्दों को संज्ञा शब्द कहेंगे, क्योंकि इसके अंत में संज्ञा ही है। तो अगर रेखांकित किया रहेगा और कहेगा कि इसको बताइए ये कैसा पदबंध है, तो ये संज्ञा पदबंध है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि ये लड़ाई जो है पर्टिकुलर पानीपत की ही बारे में बता रहा है। तो अगर इस तरह से भी अगर पूछा जाएगा कि क्या ये संज्ञा है, तो आप एकदम कहिएगा कि हाँ ये भी संज्ञा ही है। तो ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो या पता चले, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में पर्टिकुलर एकदम नाम लिखा रहेगा, इसमें यही इसकी पहचान है कि ये नाम रहेगा। और ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये हमेशा एक वचन में होता है, हमेशा एक वचन में रहेगा ना, एक ही वचन में, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक के ही बारे में बताएगा, तो ये हमेशा एक वचन में ही रहेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये हो गया हमारा भेद बता रहे हैं, 5 भेद है, इसमें से कि एक हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से, संज्ञा यानी नाम है,
तो जिस संज्ञा शब्द से पूरे जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब ये लड़का, लड़का कहने से किसी एक लड़के का बोध नहीं हो रहा है, किसी एक लड़के का पता नहीं चल रहा है। अब वो पृथ्वी पर जितने भी लड़के हैं उन सारों का बोध हो रहा है, यानी इस पृथ्वी पर जितने लड़के जाति के हैं वो सारे लड़के का यहाँ बोध हो रहा है। लेकिन यहाँ उन सारे लड़कों में से एक का बोध हो रहा था, सिर्फ रहीम का। दिलीप बोल दिए, मान लो दिलीप बोल दिए, तो अब सारों लड़कों में से किसी एक के बारे में ही कहा जा रहा है, वो है दिलीप। तो जातिवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द से उस पूरे जाति का बोध हो, जैसे बोले घोड़ा, अब घोड़ा में किसी एक घोड़ा का ध्यान नहीं आ रहा है, कौन सा घोड़ा, तो पूरे घोड़े जाति का बोध करा रहा है, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। लेकिन घोड़ा में किसी एक का जब नाम ले लेते हैं, मोती बोल दिए, मोती घोड़ा नाम होता है सबका, अगर मोती बोल दिए, चेतक बोल दिए, तो वो व्यक्तिवाचक में आ गया, क्योंकि अब एक पर्टिकुलर का नाम लिया जा रहा है। तो इसलिए इसकी परिभाषा हो गई कि जिस संज्ञा शब्द से उस पूरे जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, और जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति विशेष वस्तु स्थान का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ये जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक बोल रहे हैं तो पुस्तक, सारे पुस्तक का नाम आ गया। पुस्तक में अगर नाम ले लिया, रामायण है, भगवत गीता है, चंपक है, मनोरमा है, कोई भी बुक का नाम ले लिए तब वो हो जाएगा। नाम जहाँ ले लिए, चाहे वो जगह का नाम हो, पशु का नाम हो, पक्षी का नाम हो, फूल का नाम हो, कुछ भी नाम ले लिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम नहीं लेते अगर उस पूरे जाति का बोध करा रहे। अब जैसे मान लिए बोले फूल, तो पूरे फूल का बोध हो रहा है, लेकिन फूल में अगर गुलाब बोल दिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया और फूल जातिवाचक संज्ञा हो गया। यही दोनों में अंतर है। व्यक्तिवाचक किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में बताएगा, किसी एक का नाम रहेगा, जबकि जाति में उस जो भी संज्ञा शब्द रहेगा उस पूरे जाति का बोध कराएगा। लड़का तो पूरे लड़का जाति, घोड़ा बोल रहे हैं पूरे घोड़ा का, पुस्तक है तो पूरे पुस्तक का बोध करा रहा है। तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है कि जिस शब्द से गुण, दशा, अवस्था ये सब आदि का पता चलेगा। जैसे गुण में आ गया, मान लिया कि गुण है, अवस्था है, जैसे कि बुढ़ापा, बुढ़ापा ये अवस्था है। हाँ, भाववाचक संज्ञा का क्या है विशेषता? भाववाचक संज्ञा की विशेषता है कि इसको हम छू नहीं सकते हैं। अब जैसे पुस्तक था जातिवाचक में, उसको हम छू सकते थे, लड़का है उसको हम छू सकते हैं, घोड़ा है उसको हम छू सकते हैं, है ना, व्यक्तिवाचक में भी छू सकते हैं। लेकिन भाववाचक संज्ञा को हम छू नहीं सकते हैं, हम सिर्फ अनुभव करते हैं। अब जैसे बुढ़ापा बोले, मोटापा बोले, दुबला बोले, है ना, कमजोर बोले, तो हम ये महसूस कर रहे हैं। हंसना, वो हंस रहा है, तो हंसना जो है ये हम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वो हंस रहा है कि रो रहा है ना। उसका बुढ़ापा आ गया है, उसमें बचपना है अभी, तो ये हम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ये छू कर हम नहीं देख सकते। तो भाववाचक संज्ञा की ये विशेषता है कि इसको हम छू नहीं सकते हैं, अनुभव करते हैं इसको। जैसे उसका बुढ़ापा आ गया, ये हम अनुभव कर रहे हैं कि अब वो बूढ़ा हो गया, उसका उम्र काफी हो गया है, बूढ़ा हो गया। तो जिस शब्द से दशा, गुण, अवस्था आदि का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा हो गया समूहवाचक संज्ञा। समूह से ही पता चल रहा है कि एक समूह या झुंड का पता चलेगा। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या झुंड आदि का पता चले उसे समूहवाचक, नाम से ही पता चल रहा है कि समूहवाचक है।
समूहवाचक संज्ञा में ये समूह है, इसे नाम से ही पता चल रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या झुंड आदि का पता चले उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मान लिया हम बोले गुच्छा, अब अंगूर का गुच्छा हो या चाबी का गुच्छा, वो उसमें क्या रहेगा, थोड़ा ही रहेगा। अब इस पृथ्वी पर जितने सारे चाबी हैं वो उस गुच्छे में नहीं है, उनमें से कुछ चाबी जो है इसमें है। अंगूर का गुच्छा, पृथ्वी पर जितने अंगूर हैं सारे उस गुच्छे में नहीं है, उसमें से कुछ ही उसमें लगा हुआ है। केला का घौद, अब केला तो कितने सारे हैं लेकिन एक घौद में क्या होता है, थोड़े ही केला है। झुंड, पक्षी का झुंड उड़ रहा है तो उसमें पृथ्वी पर जितने सारे पक्षी हैं वो नहीं है, उनमें से कुछ वहां एकत्रित है और वो उड़ रहे हैं, है ना। तो जिस संज्ञा शब्द से समूह या झुंड आदि का पता चले यानी थोड़े का पता चले तब वो कहलाता है समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए डिफरेंस तीनों में क्या है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक का नाम रहेगा, चाहे वो कोई भी हो, प्राणीवाचक हो अप्राणीवाचक हो, एक का ही पता चलेगा। जातिवाचक में क्या होगा, नहीं पहले एक का पता चल गया, व्यक्तिवाचक में एक का नाम रहेगा। समूहवाचक में थोड़े का पता चलेगा। अब जैसे जहाँ कुछ व्यक्ति इकट्ठे हो गए उसको क्या कहते हैं, भीड़, है ना। जहाँ पक्षी का तो झुंड हो गया और आदमी लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं थोड़ा 10, 20, 50, 100, उसको कहते हैं भीड़, 100, 200। तो जहाँ थोड़े का पता चले उसको कहते हैं समूहवाचक, नाम से ही पता चल रहा है समूह है यानी थोड़े का झुंड है। दल, पुलिस का जो दल आता है ना, दल है, बटालियन जिसको कहते हैं दल है, ये सब अलग अलग झुंड का नाम दिया हुआ है। तो जहां थोड़े का पता चलेगा उसको कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। अब को मान लिया कहीं कुछ हो जाता है, सड़क पे, रोड पे कोई गिर गया या एक्सीडेंट हो गया तो कुछ लोग एकत्रित हो जाते हैं, तो क्या कहते हैं, भीड़ लगी हुई है, यानी कि कुछ लोग वहां एकत्रित हुए हैं। पृथ्वी पर जितने सारे लोग हैं वो वहां नहीं आए, उनमें से कुछ लोग वहां आए हैं, इसलिए उसको कहते हैं भीड़। तो जब इस तरह का शब्द पता चले, समूह के बारे में थोड़े का पता चले, उसको कहते हैं समूहवाचक। जब एक का पता चलेगा तो व्यक्तिवाचक, और जब पूरे का पता चलेगा तो जातिवाचक। जैसे मान लिया व्यक्तिवाचक में राम ले लिए, व्यक्तिवाचक हो गया। अगर थोड़े सा लोगों का भीड़ है तो वो आ गया भीड़ है। अगर मान लीजिए कुछ लोग यहाँ एकत्रित हो गए, राम श्याम न जाने और 10-20 नाम ले लीजिए, उन लोग वहां एकत्रित खड़े हैं, तो ये समूहवाचक में आ जाएगा। और जब लड़का सिर्फ बोल दिए तो ये पूरे लड़का का बोध हो गया, तो ये हो जाएगा जातिवाचक। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और ये जातिवाचक, यानी पूरे का यह बोध कराएगा। इसमें एक का, इसमें थोड़े का और इसमें पूरे के पूरे का बोध होगा। यही तीनों में अंतर है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक में। सॉरी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक। भाववाचक में तो हम छू ही नहीं सकते हैं, हम सिर्फ अनुभव करके कह रहे हैं कि वो मोटा है कि दुबला है, ताकतवर है या कमजोर है ना। तो वो हो गया भाववाचक संज्ञा। अब एक है पांचवा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक में क्या हुआ, जिस संज्ञा शब्द से ठोस, द्रव या गैस का पता चले उसे, ये भी जो भाववाचक संज्ञा है ये भी हमेशा एक वचन में होता है, हमेशा ये भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में रहेगा, कभी बहुवचन में नहीं रहेगा। बहुवचन वो बनता है तब वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। जैसे मान लिया कि चोरी,
चोरी भाववाचक संज्ञा, अगर इसका हम बहुवचन कहते हैं कि आजकल बहुत चोरियां हो रही है। या दूरी, बहुवचन बनाएंगे तो क्या कहेंगे? दूरियां। तब ये जातिवाचक में आ जाएगा। भाववाचक संज्ञा को जब बहुवचन बनाते हैं तब ये जातिवाचक संज्ञा बन जाता है, नहीं तो ऐसे ये हमेशा एक वचन में ही होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द से ठोस, द्रव या गैस का पता चले, या फिर कह सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से द्रव या धातु का पता चले, वैसे शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर ठोस, द्रव या गैस और नाप तौल का पता चले। जब ठोस है, द्रव है, तो नाप तौल का पता चलेगा इसमें। ठोस में क्या आ जाएगा? जैसे धातु ले लीजिए, सोना सॉलिड है, कोयला सॉलिड है। द्रव में ले लीजिए, तेल ले लीजिए, दूध ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, ये सब लिक्विड में आ जाएगा। द्रव में गैस में ले लीजिए, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी हिंदी में लेते हैं ना, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है? गैस है। तो जिस संज्ञा शब्द से ठोस, द्रव और गैस का पता चले और नापतोल का भी पता चले, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये हो गया हमारा इसका भेद। संज्ञा के भेद में 5 है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। ये 5 हो गया, एग्जाम्पल दे ही दिए हैं। अब आते हैं संज्ञाओं का प्रयोग। चौथा हो गया कि इसका प्रयोग। संज्ञा शब्द का प्रयोग हम लोग कभी कभी एक वचन का होते हुए उसको बहुवचन में हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। कुछ शब्दों का एक वचन में होते हुए भी उसको हम लोग बहुवचन में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे पहला ले लीजिए, मान लिया एक वचन को, संज्ञा अगर एक वचन में है तो उसको हम लोग बहुवचन में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे एक वचन में गांधी जी ने करो या मरो, मरो का नारा दिया। दूसरा मान लिया नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब देखिए संज्ञा का प्रयोग एक वचन से बहुवचन में कैसे हो रहा है। गांधी जी, अब गांधी टाइटल तो बहुतों का होगा, ये तो जातिवाचक में आना चाहिए कि बहुत सारे गांधी जी हैं, बहुवचन हो गया ये एक। लेकिन यहाँ जो कहा जा रहा है गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। कौन गांधी जी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो ये एक वचन होते हुए भी क्या है, बहुवचन के रूप में यहाँ प्रयोग कर ले रहे हैं। गांधी जी कहने से कई सारे गांधी जी, यानी एक से अधिक गांधी जी का यहाँ
एक से अनेक गांधी जी हैं, बहुत सारे होंगे इस पृथ्वी पर गांधी जी जिनका टाइटल होगा। तो लेकिन यहाँ बहुवचन होते हुए भी हम लोग इसको यहाँ एक वचन में प्रयोग कर रहे हैं। सॉरी, बहुवचन को यहाँ एक वचन में कर रहे हैं ना, बहुवचन को। बहुवचन यहाँ गांधी जी जो कहा जा रहा है तो ये बहुवचन है, लेकिन इसको हम लोग क्या में प्रयोग कर रहे हैं, एक वचन। यानी एक ही गांधी जी के बारे में बताया जा रहा है, वो है महात्मा गांधी। उसी तरह से नेहरू जी, नेहरू भी टाइटल बहुत लोगों का होगा, नेहरू जी हो सकता है, जातिवाचक हो गया एक से अधिक, लेकिन यहाँ कौन से नेहरू जी को कहा रहा है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, वही दिमाग में आ रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू। तो ये बहुवचन होते हुए भी इसको हम लोग एक वचन में प्रयोग कर रहे हैं। ये जो संज्ञा शब्द है, ये बहुवचन होते हुए हम लोग इसको एक वचन में प्रयोग करते हैं। कभी कभी एक वचन को भी बहुवचन में प्रयोग करते हैं। एक वचन को हम लोग बहुवचन में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मान लिया एग्जाम्पल जयचंद, मान लिया कि आजकल जयचंदो, बचकर रहने में ही भलाई है। ठीक है, आजकल जयचंदों से बचकर रहने में ही भलाई है। अब ये जो जयचंद है, ये एक जयचंद जो है उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है ना। जयचंदो तो बहुत सारे जयचंद हैं। जयचंद किसको कहा जाए, देशद्रोही को बोला जा रहा है। ये जयचंद जो थे क्या थे, देशद्रोही थे, यानी देशद्रोही बहुत है ना। एक वचन है को जयचंद जो थे देशद्रोही वो एक थे, लेकिन यहाँ उसको बहुवचन में कर रहे हैं कि आजकल वैसे बहुत सारे होंगे, तो वही कहा कि आजकल जयचंदों से बचकर रहने में ही भलाई है। माने ऐसे कई देशद्रोही हैं, उनसे हम लोगों को बच के ही रहना चाहिए, उसी में भलाई है हम लोगों का। तो ये जो है एक वचन को हम लोग बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं। जयचंद एक था, उसके बारे में, उसका नाम लेकर के बहुतों के बारे में बता रहे हैं। यहाँ जो गांधी जी बहुत सारे थे, लेकिन बहुत सारे को नहीं कह के एक के बारे में कह रहे हैं। जयचंद एक ही था जो देशद्रोही था, लेकिन उसको लेकर हम लोग कई सारों को कह रहे हैं, जो जो देशद्रोही सबका नाम आ गया कि भाई देशद्रोही से बचकर ही रहना, तभी ठीक रहेगा। तो हम लोग कभी कभी संज्ञा शब्द एक वचन को बहुवचन में और बहुवचन को एक वचन में भी प्रयोग कर लेते हैं। चौथा हमारा यही था, संज्ञाओं का प्रयोग, यानी संज्ञा शब्द का प्रयोग एक वचन से बहुवचन में भी कर लेते हैं और बहुवचन को एक वचन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा हो गया पार्ट 1। और इतना जो बताएंगे ये पार्ट 2 में बता देंगे, क्योंकि एक ही में बताने में बहुत हो जाए, क्योंकि अब संज्ञा का रूपांतर लिंग वचन कारक के अनुसार कैसे उसका रूप बदलता है वो बताना होगा। संज्ञा शब्द की पहचान हम कैसे करेंगे, संज्ञा के कारक क्या क्या है, कहीं ये कर्ता के रूप में आता है, कर्म के रूप में आता है, पूरक के रूप में आता है, ये अधिकरण कारक में, अपादान कारक के रूप में आता है, अन्य आधार पे जो है गणना के आधार पे इसके 2 प्रकार हैं। तो ये सब बताएंगे, और इतना तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम चाह रहे हैं कि इसको 2 पार्ट में बता दें। ये पार्ट 1 हो गया भाग 1, और भाग 2 में फिर 5, 6, 7 और 8, 9 बता देंगे, वो हमारा पार्ट 2 हो जाएगा। तो आई थिंक कि हम जितना अब बताए हैं, समझाए हैं, आप लोगों को समझ आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो, समझ में आता हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए,
और तो कुछ नहीं कहते हैं, बस लाइक शेयर करने कहते हैं, सब्सक्राइब करने कहते हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।